हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे सीडीएसएल के साथ। आज के दिन हर किसी का फोकस था कि सीडीएसएल क्या अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा कि नहीं, बिकॉज कल के दिन एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि 10 करोड़ का मार्क अकेले सीडीएसएल ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। डीमैट अकाउंट की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रजिस्टर हो चुके हैं सीडीएसएल के अंदर, एंड ये नंबर लगातार भविष्य में यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मार्केट ने भी दे दिया। आप देख सकते हो लगभग लगभग 4.5% की तेज़ी सीडीएसएल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बिजनेस को समझिए, उस हिसाब से कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, नीचे आएगी, ये हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहते हैं, सर सीडीएसएल वापस ऊपर गया तो क्या ये वापस नीचे आएगा? अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता है तो सीडीएसएल भी वापस नीचे यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि ये परमानेंटली नीचे रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा मार्केट अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप थोड़ा भी समझते हो हमारे मार्केट को, तो लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो इसीलिए ये जो कंपनियां ये भी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। इसके पीछे का बेसिक गणित यही था। तो चाहे बीएससी की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, ये दोनों कंपनियां इसीलिए ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर वापस मार्केट में कुछ 19-20 हो जाता है, कितने सारे झंझट चलते रहते हैं, तो मार्केट नीचे आए तो सीडीएसएल भी नीचे आएगा। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, ठीक है, शेयर्स खरीदना बेचना बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग कम हो जाती है। तो इस चीज़ के चलते बीएससी सीडीएसएल जैसे स्टॉक नीचे आते हैं। वापस ये 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, हेडलाइन बनेगी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल बात करेंगे, ऑल टाइम हाई लगाया, इतना पैसा छापा, वो छापा, ये छापा, वापस भीड़ आ जाती है। तो इस चीज़ के चलते इनके अर्निंग्स बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेंगी। शॉर्ट टर्म में अभी अगर आप सीडीएसएल को देखोगे ना, ये वाला फेज देखिए, ये वाला फेज देखिए, जाओ जाकर निफ्टी को चेक करो। निफ्टी भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, नीचे था, यहाँ पे भी नीचे था, और ये बुल रन निफ्टी में आया था तो ये भी बुल रन में चला गया, निफ्टी वापस 20 चला गया, ये भी भाग रहा है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस को समझिए, आपको सारा खेल समझ में यहाँ पे आ जाता है। तो कंपनी तो है मजबूत, फंडामेंटली स्ट्रांग, बाकी तो चीज़ें चलती रहेगी, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बजाज ऑटो, यस, बजाज ऑटो एंड उसी के साथ साथ मिंडा इंडस्ट्री, जिसका नाम अभी उनो मिंडा हो चुका है। ये दो कंपनियां हमेशा हमारे मतलब दिमाग में रहती है, क्योंकि इसके पहले भी मैं मल्टीपल इनको कंबाइनली कवर कर चुका। रीज़न एक ही था कि 2018 में सरकार ने जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसियाँ बदली थी, बहुत सारी चीज़ें एक बैक टू बैक यहाँ पे आ चुकी थी। ऑटो सेक्टर के ऊपर इतना हैमरिंग हुआ था कि सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। एंड उसमें अगर देखा गया तो बजाज ऑटो एंड मिंडा इंडस्ट्री ये स्टॉक भागे नहीं थे, बट एटलीस्ट इनमें ज़बरदस्त गिरावट नहीं हुई थी, मेगा क्रैश देखने को नहीं मिला था। अगर आप इसका आज भी चार्ट पैटर्न चेक करोगे 5 साल का, तो ये देखिए बिल्कुल फ्लैट चल रहा था। हाँ, बाद में वो कोविड के वजह से गिरा, वो तो अलग बात है, बट 2018 की अगर बात करें तो मिंडा इंडस्ट्री एंड बजाज ऑटो ये दोनों फ्लैट रहे। तो इस चीज़ के चलते हमेशा याद रखता है कि प्लेयर्स ने क्या किया, बड़े प्लेयर्स ने अपने शेयर्स को बेचा नहीं। तो ये कमाल की चीज़ हम लोग को देखने को मिला। एंड उसके बाद देखिए कंपनी क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। एंड अल्टीमेटली देखिए कि 5 साल में क्या कर दिया, 116% की रिटर्न। अभी मतलब आप चेक कर सकते हो कि लगभग लगभग 2 से 2.5 साल स्टॉक जहाँ से था वहीं पे था, कुछ भी चला नहीं, हार्डली 4-5% के रिटर्न थे। तो ऐसा लगता है कि अरे 5 साल किधर रिटर्न्स बन रहे, 3 साल तो कुछ बना ही नहीं, बट बाद में देखिए ये अल्टीमेटली एडजस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आप एक अनुमान लगा कर चलिए कि ऐसे ही बाजार में चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल है तो फिर वो एक टाइम के बाद अंडर वैल्यूड बन जाता है, एंड बड़े इंस्टीट्यूशंस की वहाँ पे एंट्री हो जाती है, ठीक है। एंड वही हम लोगों को बजाज ऑटो में भी होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी देखिए कि पहले 5 साल में जो रिटर्न्स नज़र आते थे चार्ट के ऊपर, 30% नज़र आते थे, कुछ भी नहीं। एंड वही अभी के रिटर्न्स देखिए 5 साल में हो गए कि नहीं, 116। तो ये इस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब स्टॉक भागता है हमें अच्छा लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं मल्टीपल टाइम कवर कर चुका हूँ, ठीक है। एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से कंपनी अच्छा करती है। ये भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के सेपरेटली आपको बताया था कि निफ्टी 50 जब क्रिएट किया गया था एकदम 90s के ज़माने में, तो 50 शेयर को लेकर क्रिएट किया गया था। तब से लेकर आज तक बजाज ऑटो उसका पार्ट है, एक बार भी बाहर नहीं गया। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखने चाहिए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, धीमे धीमे करके हम लोगों को यहाँ पे ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बैलेंस शीट इसकी इतनी स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग रिजर्व्स है इनके पास। देन कर्जे की भी बात करें तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। एंड उसी के साथ साथ चेतक की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हम लोग को इनके आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और भी इनके अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया मॉडल हम लोग को 2 व्हीलर का बाजार में आते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड कंपनी के जो CEO है राजीव बजाज की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि बजाज ऑटो
यहाँ पे हम कह सकते हैं आने वाले समय में जो उन्होंने ट्रिम्प के साथ यहाँ पे क्या किया था, पार्टनरशिप की थी, मंथली सेल इनके 10,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। एंड प्लस नए प्रोडक्ट्स और भी आप लोगों को दिसंबर में ही, अभी नवंबर तो खत्म हो ही गया, दिसंबर में मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को और भी नए प्रोडक्ट्स मतलब नई गाड़ी आते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में भी बजाज ऑटो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 2 व्हीलर सेगमेंट में दोस्तों बजाज ऑटो एंड टीवीएस ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी हीरो की बात करें, ठीक है, कंपनी हीरो भी कोई ख़राब नहीं है, बट वो मुंजल से रिलेटेड इश्यूज हुए थे, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एमसीए, वो पीछे पड़ा हुआ है। आयशर मोटर बुलेट से रिलेटेड ऑलरेडी 90% मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, तो क्या ग्रो होगा। तो बाकी यही प्लेयर उनका मार्केट शेयर खाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलेट सेगमेंट की बात करें, बुलेट में देखा गया तो हार्ले डेविडसन ने हीरो के साथ ही पार्टनरशिप की थी, वो एक फ़ायदा है। ट्रिम्प की बात करें तो उनका मार्केट शेयर खाने की वो मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसी चीज़ के चलते इनके पास स्कोप ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मामा अर्थ, तो इसका आईपीओ देखने को मिला था, उसके बाद कंपनी ने कल के दिन काफ़ी कमाल के इंप्रेसिव Q2 के नंबर दिखाए, किसी ने सोचा भी नहीं था इतना शानदार जंप है। एंड उसी नंबर को मार्केट ने भी यहाँ पे अच्छा खासा मतलब हम कह सकते हैं कि जस्टिस दिया है, सीधा सर्किट यहाँ पे लगते हुए दिखने को मिल चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था। बट अल्टीमेटली मार्केट सुप्रीम है, लोगों को नंबर अच्छे लगते हैं नहीं लगते, कलेक्टिवली अच्छे नहीं लगते, वो डिपेंड करता है। बट चलिए, मार्केट को भी नंबर इनके अच्छे लग गए। देन अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक, यस HDFC बैंक अगर देखा गया तो एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है, पहले से ही एक ही रेंज में था। यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स जो रहने चाहिए 5 साल में डबल, उसको भी ये प्रॉपरली मीट नहीं कर पाए। एंड उसके बाद अगर हम लोग अभी की रिसेंटली प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम मतलब कोई इंटरनल इशू नहीं, यस जो मर्जर हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, मेगा मर्जर, इस चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी इसके नंबर्स, इसका बुक का साइज़ इतना बड़ा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ग्रोथ से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पैसा डूबेगा तो नहीं, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, बट बनने के लिए भी टाइम लगेगा, ये भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो जहाँ पे मर्जर जैसी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, यूजुअली हम लोगों ने विटनेस किया है कि कंपनी को वापस नॉर्मलाइज होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लग जाता है। सो कंपनी बुरी यहाँ पे नहीं है, बट यस इस मर्जर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे हो चुका है। एंड मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री दी थी कि थोड़ा बहुत इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट देखने को पड़े, इसी के चलते बीच में एक बार HDFC बैंक अच्छा खासा पिट भी गया था। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सर, IRFC से रिलेटेड, अदानी ग्रीन से रिलेटेड खबर आ रही है कि उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दी है। येस, तो आप देख सकते हैं सिर्फ IRFC अदानी ग्रीन के ऊपर पेनल्टी नहीं लगी है, ठीक है, और भी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी है वो भी मैं कवर करके आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हो कि फ़ाइन किसने लगाया है। तो BSE की बात करें, NSE की बात करें, उन्होंने फ़ाइन लगाया। रीज़न क्या है उसके चलते, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जितने होने चाहिए कंपनी में उतने उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट नहीं किए हैं। देखिए कंपनी लॉ में ना दोस्तों कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना कर रखे हुए हैं कि अगर आपको कंपनी चलानी है पब्लिक वे में तो आपको ये रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। एंड अगर आप नहीं कंप्लाई करोगे ना तो फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो वही रूल एंड रेगुलेशन फिलहाल तो वो यहाँ पे कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट है, उसका उस कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है। मतलब अगर कल कुछ कंपनी में अगर गड़बड़ होगी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, इन्फॉर्म कर सकता है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रेजिग्नेशन दे देता है तो बहुत कुछ बवाल मच जाता है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। तो जितने नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, वो फॉर्मूला रहता है, उस हिसाब से वो बताया जाता है। एंड उसी के साथ साथ देखा गया तो वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए, ये भी एक रूल रहता है। एटलीस्ट शायद से एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। अभी वो बहुत पहले मैंने पढ़ा था, अभी तो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो फाइन यहाँ पे लगता है। हाँ, तो इसके चलते स्टॉक में ज़्यादा क्रैश क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों जो फाइन होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता है। मतलब सुनने के लिए तो बड़ा लगेगा, 5 लाख 5.5 लाख, ये देखिए ये सारे कंपनीज है इनके ऊपर ये फाइन लगा है। अभी अदानी ग्रुप के ऊपर 5.5 लाख रुपये का फाइन है, ठीक है। अभी 5.5 लाख एक इंडिविजुअल के लिए बड़ी अमाउंट है, बट इन कंपनीज के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी करोड़ों की कंपनी, लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी डिस्टर्ब हो जाए करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी हिंदुस्तान जिंक के ऊपर फाइन है, इरकॉन भी है इसमें, ये देखिए सबके ऊपर फाइन है, बिकॉज इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली कंप्लाई यहाँ पे नहीं किया है। तो इतने सारे कंपनीज की लिस्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इससे कोई कंपनी का शेयर क्रैश यहाँ पे होता नहीं है। इस चीज़ को समझो, वॉल्यूम को समझो दोस्तों कि फ़ाइन कितना है। देखिए 1000 कुछ, तो मतलब अदानी एंटरप्राइज की ओर तो 34,000 का फ़ाइन है, ठीक है। हाँ, अगर डिस्टर्बेंस कब होता है कि लाखों करोड़ों का इतना बड़ा फाइन होगा कि कंपनी हिल जाए। अभी डेल्टा कॉर्प का देखिए, सीधा इतना पैसा मांग लिया कि जितना कंपनी बेचकर भी नहीं आएगा,
ठीक है, तब जाके डर लगता है। अभी जोमेटो की बात करें 500 करोड़ भी बड़ा यहाँ पे अमाउंट है, जीएसटी के हिसाब से थोड़ा सा टॉपिक अलग अलग जा रहा है, बट फिर भी चलो समहाउ वो मैनेज करेंगे। ये 5-6 लाख से तो मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ के बारे में, यस बहुत ही अच्छे सवाल भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अभी 5-5 आईपीओ हम लोग को एक साथ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो किसी ने ये सवाल पूछा है, काफ़ी वैलिड सवाल देखने को मिल रहे हैं कि सर अगर देखा गया तो एक जो फिनो मतलब फेड फिना की अगर हम लोग बात करें तो उस आईपीओ में भी जाएंगे तो वैसे तो वो कहीं खराब तो है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है? खतरा मतलब क्या कि मेजर जो टारगेट क्या रहता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए, मैक्सिमम लोग लिस्टिंग गेन के लिए ही जाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना वो जा सकता है, जिसको लिस्टिंग के लिए जाना है जा सकता है। हर किसी का अपना अपना पैसा भाई, ठीक है। आपको लगता है आप लिस्टिंग गेन के लिए जाओ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी टाटा टेक की अगर हम लोग बात करें तो इसका जीएमपी आप देख सकते हैं 390 के आसपास है, तो मतलब 60-70% के आसपास लिस्टिंग एक्सपेक्ट किए जा रही है। फ्लेयर की बात करें तो यहाँ पे भी 70 के आसपास प्रीमियम है, मतलब आप कह सकते हैं एक डिसेंट लिस्टिंग यहाँ पे रहेगी। फेड फिना की अगर बात करें तो 0 नज़र आ रहा है। तो एंड और भी है, मतलब गंदार की बात करें 73 है, इरेडा की बात करें तो वहाँ पे 9-10 का भी हम लोग को प्रीमियम देखने को रहा है। इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है दोस्तों? खतरा जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि डेट हमें पता होनी चाहिए। अभी डेट की बात करें तो इनका लिस्टिंग मैक्सिमम कंपनी का लिस्टिंग कब है? तो 5 दिसंबर को है। आई गेस सिर्फ इरेडा का आईपीओ जो कि आज बंद हुआ है, इसलिए उसका 4 दिसंबर को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो लिस्टिंग 5 दिसंबर को यहाँ पे रहेगा। तो उसके आजू बाजू देखने का होता है कोई बड़ा इवेंट है क्या? तो ऐसे कुछ इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एफओएमसी की बैठक यहाँ पे रह सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे खतरनाक इवेंट अगर कोई रहेगा तो रहेगा 5 स्टेट में जो असेंबली इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, उसके रिजल्ट वो 3 दिसंबर को आने वाले हैं। एंड अगर रिजल्ट जैसे मार्केट चाहता है वैसे नहीं आए, ठीक है, मार्केट किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है, वो तो मार्केट अपना रिएक्शन के हिसाब से बता देगा। मेजॉरिटी से आ रहे नहीं आ रहे हैं, इससे हमें एक बात पता चलती है कि लोकसभा के चुनाव में क्या हो सकता है, एक हिंट मिल जाता है। तो इसके चलते बाजार में वॉलेटिलिटी हो सकती है। एंड अगर नेगेटिव वॉलेटिलिटी देखने को अगर मिल गई, ठीक है, बाजार में पैनिक अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली जो ऐसे आईपीओस जहाँ पे लिस्टिंग गेन एकदम बॉर्डर पे देखने को मिल जाते हैं या फिर ज़्यादा है ही नहीं, जैसे कि फेड फिना की बात करें, ठीक है, वहाँ पे तो लिस्टिंग गेन है ही नहीं, एकदम 1-2 रुपया बीच बीच में आता है करके, मतलब 2-3% का ही है। तो ऐसे कंपनीज का लिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर भी होने की खतरा बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा रहता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी टाटा टेक की बात करें, ठीक है, वहाँ पे अगर देखा गया तो कितना है, 60-70% का प्रीमियम नज़र आता है। तो उड़ उड़ के कितना उड़ेगा, 50 हो जाएगा, चलो 40 हो जाएगा। एंड वैसे भी अगर डिस्काउंट पे चला गया तो खरीदने वाले भी बहुत महारथी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि फेड फिना से रिलेटेड मतलब ऐसा थोड़ा सा बचकर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। एंड अगर ऐसा कुछ 19-20 हुआ देन जाके थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। बट अगर मार्केट के फेवर में अगर डिसीजन आ जाते हैं इलेक्शन का, तो हाँ, तो फिर वो पॉजिटिव बात जरूर है। बट देखा गया तो 4-5% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है फेड फिना के हिसाब से, तो वो पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाते हो ना, तो ये सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने चेक करके देखने होते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये खतरा हम लोग को कभी कभी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसी से रिलेटेड मतलब क्या पहले कभी चीज़ हुई थी? यस, एक बार ऐसी चीज़ हुई थी, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। कौन सा? एसबीआई कार्ड का आईपीओ। यस, एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, प्रीमियम पे चल रहा था, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों को बताया था भाई फिलहाल ये कोविड का जो चल रहा है इशू बहुत ही डेंजरस यहाँ पे लग रहा है, गड़बड़ हो सकती है करके। एंड वैसा ही हुआ कि बाद में तो वो लॉकडाउन बिगडाउन बहुत सारी चीज़ें हुई एंड सीधा जो प्रीमियम प्लस में था वो माइनस में ही चला गया। मतलब लगता है इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि लोग लिटरली प्रे कर रहे थे कि भाई आज के दिन अलॉटमेंट है, मुझे अलॉटमेंट ना मिले। यस, ऐसे बहुत सारे लोग थे। अगर किसी ने ऐसा अप्लाई किया था और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ था सिनेरियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ठीक है। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, मैंने आपको भी बताया था कि अप्लाई करना सुसाइडियल हो सकता है बिकॉज सिचुएशन खराब है करके। बट जिन्होंने अप्लाई किया था वो लिटरली एसबीआई कार्ड के अलॉटमेंट के वक्त प्रे कर रहे थे कि मुझे अलॉटमेंट ना लिखे क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होने वाला था, और वैसे ही हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे पड़ती है, ठीक है दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।